हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन जी। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चले जा रहा है। 8वें लेक्चर पे हैं आज हम। उसके काफ़ी काम कर लिया। हमने बोला था यार जो अभी टॉपिक चल रहा है वो काफ़ी कंसेप्चुअल, काफ़ी न्यूमेरिकल वाला है। तो लास्ट टाइम लग गया था उसको कवर अप करते करते। हम कर रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर कैसे कैसे फोर्सेस लगती हैं, डिस्कस किया हमने। अगर वो पैरेलली एंटर कर जाए, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो सीधा निकल जाएगा। ट्रेजेक्ट्री उसकी कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। अगर वो 90 डिग्री पे एंटर करे तो आपने देखा था वो घूम जाता है सर्कुलर पाथ में, और कैसे घूमता है, किस डायरेक्शन में घूमता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। और अगर थीटा लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0 रहा था तो पाथ उसका कैसा हो गया था? हेलिकल जी। अब उन्हीं चीजों को यार अभी डिस्कस करते रहेंगे, अभी बथेरे कंसेप्ट बाकी हैं उसमें। अगर बेटा मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाले केस की बात कर रहा था तो उसमें हमने बोला था आर कितना आएगा? एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू, या टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई एम बाय बी क्यू। याद हो गए होंगे आपको रिजल्ट्स वो। ओके, अब यहां पे ना न्यूमेरिकल बहुत बनता है। ये R इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू वाला जो फार्मूला है, इस पे कई तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक दो बातें और बताता हूं, काम आएंगी। जैसे यार R इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू जो आया था अपना, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं P बाय बी क्यू। चेक करो, मास इंटू वेलोसिटी। कई बार वो पार्टिकल की वेलोसिटी देगा, स्पीड, कई बार उसका क्या दे देगा? मोमेंटम दे देगा। तो स्पीड की बजाय अगर मोमेंटम दिया होता तो ये क्या आ जाएगा? P बाय वी क्यू आ जाएगा। ओके, अब आपको यह भी पता होगा कि जो एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होती है, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। यहां से P इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2me। अब इस हिसाब से P की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? √2me बाय बी क्यू। याद रखना यार, किसी भी फॉर्म में यूज हो जाएगा ये। तो एम वी बाय बी क्यू तो है ये रेडियस का फार्मूला, ये P बाय बी क्यू भी हो जाएगा। P पार्टिकल का मोमेंटम है यार, पार्टिकल की बात चल रही है ना। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है 90 डिग्री पे, घूम गया तो उसका रेडियस आ गया तो एम वी बाय बी क्यू हो गया। एम वी को P लिख सकते हैं, P को √2me भी लिख सकते हैं। कभी कभी एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म में भी लिख देते हैं। यार आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है और उसको V वोल्ट से दौड़ाया जाए तो वो कितनी एनर्जी गेन कर लेगा? U इज इक्वल टू Q इंटू वी। देखो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नहीं पढ़ा तो भैया दोबारा याद करो। U किसके इक्वल आएगा? Q इंटू वी के। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन होती थी। तो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक वोल्टेज के कारण अगर मूव करेगा तो कितनी एनर्जी गेन करेगा? Q इंटू वी। ये एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी QV उसके पास थी, उसके कारण वो मूव कर गया, जिसके कारण वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। याद रखना, एनर्जी को QV भी लिखा जाता है। तो ये फार्मूला कुछ 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी बाय बी क्यू, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब ये चारों फॉर्म अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाए, बिल्कुल डायरेक्ट, तो बहुत बढ़िया बात है। उससे क्या है, मैं 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी, वो आपके अच्छे तरीके से कवरअप हो जाते होते हैं। ओके, अच्छे तरीके से कवरअप। तो ये फार्मूले बेटा सेट है ये पूरा। अगर ये डायरेक्ट याद हो जाएगा तो बहुत काम आएगा। इसमें जो सबसे कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आमतौर पे ये आता है कि यार वो अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन की बात करेगा बार बार। इस टाइप का क्वेश्चन डालेगा और किसकी बात करेगा? अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन की बात करेगा। अब यार अल्फा पार्टिकल भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये तो चलो प्रोटॉन हो गया, ये मोमेंटम वो अलग चीज है। यहां पे
ये प्रोटॉन के लिए मैंने क्या यूज किया, पी यूज किया। ओके, एक तो प्रोटॉन हो गया, एक वर्ड यूज करेगा बार बार ड्यूट्रॉन, और एक वर्ड यूज करेगा अल्फा पार्टिकल। ओके, ड्यूट्रॉन को डी से नोट कर देता हूं, चलो अल्फा पार्टिकल को तो अल्फा से नोट करेंगे। याद रखना यार, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है ना, चार्ज सॉरी प्रोटॉन पे, वो कितना लेना है, प्लस ई। यार प्रोटॉन पे तो चार्ज पता ही है फिर कितना होता है, ई होता है। जो ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन एक्चुअली क्या है अभी बता देते हैं, बाद में भी कभी काम आएगा। यार 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के, H11, H12 और H13। इसके अंदर एक प्रोटॉन है, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है, इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो तीनों में क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे ना। इसको कहते हैं प्रोटीनियम या सिंपली हाइड्रोजन या प्रोटॉन। ओके, हाइड्रोजन के अंदर अगर वो हाइड्रोजन है, ठीक है, H, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, मास नंबर भी क्या है 1, यानी उसके अंदर एक प्रोटॉन ही तो है, तो इसलिए इसको हाइड्रोजन को प्रोटीनियम या प्रोटॉन भी कहते हैं। अब इसका बड़ा भाई ड्यूट्रॉन या ड्यूटीरियम, इसमें क्या फर्क है यार, इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन हो जाता है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मास इसका डबल हो जाता है, मास डबल, लेकिन चार्ज इस पे एक प्रोटॉन ही तो है इसके अंदर, तो चार्ज इसका वही रहेगा, एक प्रोटॉन है इसके अंदर, एक न्यूट्रॉन है। तो अगर अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन की बात करता हूं इसकी, तो इसके अंदर चार्ज कितना लेना है बेटा E, और इसका मास कितना लेना है 1, चार्ज E कूलम्स और मास कितना 1 मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, पता ही आपको ये मासेस किस में होते हैं, AMU में होते हैं। ऐसे ड्यूटीरियम छोटी बात है, लेकिन कई बार ये छोटी बात ही नहीं पता होती, तो बता ही देते हैं, उसको अपना नोट वोट करके रख लेना, बार बार आएगा ये हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन, ट्रिटोन। दूसरा आ गया ड्यूटीरियम, जिसको ड्यूट्रॉन भी कहते हैं। अब इस पे अगर कभी चार्ज की जरूरत पड़ जाए तो चार्ज तो E ही रहेगा, है तो उसके अंदर एक प्रोटॉन ही ना यार, चार्ज इसका E ही रखना है, मास इसका कितना लेना है 2 AMU, चार्ज E ही रखेंगे, मास कितना ले लेंगे इसका 2 AMU। फिर बच गया ये देखो, प्रोटॉन का तो हो गया, चार्ज E और मास कितना लेंगे इसका 1 AMU। ओके, ऐसे ड्यूट्रॉन पे चार्ज E ही लेना है, मास इसका क्या आ जाएगा 2 AMU। अब बच गया अल्फा पार्टिकल। यार जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, इसके बारे में याद रखो, इट इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्या है ये, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, यानी He2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकले हुए हैं। अब हीलियम जो है उसका यार मास नंबर 4 होता है, डब्ल्यू आयनाइज्ड है, तो चार्ज इस पे 2E आएगा, 2+ है ना, और मास इसका कितना लेना है 4 AMU लेना है। ओके, अब एक बार में बता दिया, आगे भी काम आएंगे। अल्फा पार्टिकल का मास चार्ज 2E और मास कितना 4 AMU, ये याद रख लो, कई जगह पे काम आएंगे। ये तो वैसे चलो याद आ गया, मैं क्वेश्चन कराने वाला था, ये और भी कई जगह पर आते हैं, इस चैप्टर में तो आते ही आते हैं यहां पे। तो मैं बोल रहा था ये याद कर लो, रेडियस का ये सेट फार्मूला याद रख लो, इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन क्या बनता है, वो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन्हीं की बात करता रहता है।
जैसे मान लो हम प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। किसकी बात की? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की बात की मैंने, ये नोट कर लेना भैया अपना। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में वो आमतौर पे क्वेश्चन डालेगा कि एक प्रोटॉन है जी, और ड्यूट्रॉन की भी कर सकता है, कोई दो ले लो यार, एक पेयर लेते हैं वो हमेशा। ओके, मैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल लेकर चल रहा हूं। कौन? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना? ई रखना है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना? 2e है, याद होना चाहिए। और इसका मास कितना ले रहे हो? अगर 1 AMU ले रहे हो तो इसका कितना लोगे? 4 AMU। अल्फा पार्टिकल का कितना वहां लिखा हुआ है? 4 AMU लेने। हीलियम है ना, हीलियम का मास नंबर 4 होता है। ओके, अब क्वेश्चन क्या आएगा? आमतौर पर क्वेश्चन आ गया कि एक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल enters a uniform magnetic field at 90 degree to its direction with the same velocity. प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। वो कहता है जी रेडियस का रेशियो निकालो, इसका जो भी रेडियस बनेगा ना, रेडियस, उस रेडियस का क्या निकालो? रेशियो निकालो अल्फा और प्रोटॉन का। तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जब उसने सेम वेलोसिटी बोला ना, तो मैं पहला वाला फार्मूला यूज करूंगा, सेम वेलोसिटी की बात कर रहा है। ओके, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात चल ही रही है, तो मैंने फार्मूला यूज किया R = mv/bq। यार सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें तो b सेम है, सेम वेलोसिटी से एंटर करें तो v क्या सेम है। तो यहां पे मैं लिखूंगा R किसके प्रोपोर्शनल चले गया? V कटेगा, B कटेगा, m/q रहेगा बस। ओके, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं R प्रोटॉन बाय R अल्फा इक्वल टू, क्योंकि ये तो कट जाने हैं ना बस, m और q। ऊपर प्रोटॉन है, नीचे अल्फा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ना मास के साथ, तो ये तो mp/m अल्फा आ जाएगा। q के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये q अल्फा नीचे आ जाएगा। और गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। ओके, मास के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो ऊपर प्रोटॉन है तो ऊपर प्रोटॉन आएगा। चार्ज के साथ इनवर्स है ना, तो यहां पे आना चाहिए q अल्फा बाय QP। बाकी आपको सॉल्व करना आता ही है। ओके, जब आप ऊपर प्रोटॉन और नीचे अल्फा पुट करोगे तो ये P नीचे रह जाएगा, अल्फा ऊपर चले जाएगा। मास के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी mp/अल्फा, Q के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो ऊपर प्रोटॉन है, ये उल्टे हो जाने, Q अल्फा बाय QP। अब कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है यार। यहां से क्या हो जाएगा? Rp/R अल्फा इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। कितना लेना है मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन लेना है 1 AMU, ये 1 हो जाएगा। मास ऑफ अल्फा 4 हो जाएगा। चार्ज ऑन अल्फा 2 आएगा, और चार्ज ऑन प्रोटॉन 1 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। समझ लग गया होगा? अब बेटा सेम क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन, अब मैं प्रोटॉन और अल्फा लेके चारों सिचुएशन दे रहा हूं। वो प्रोटॉन ड्यूट्रॉन हो सकता है, ड्यूट्रॉन अल्फा हो सकता है, चारों सिचुएशन हो सकती है, एक की चारों सिचुएशन मैं डिस्कस करवा रहा हूं यहां पर। अगले क्वेश्चन में बोल दिया कि यार ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं अभी हम, नोट कर लेना। प्रोटॉन और अल्फा एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड विद सेम मोमेंटम। कई बार वो कह देता है कि विद सेम मोमेंटम एंटर कर गए यार। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ region of uniform magnetic field perpendicular to the field with same momentum। उसने बोला सेम मोमेंटम से एंटर कर गए। बेटा अगर सेम मोमेंटम से एंटर कर गए तो ये वाला फार्मूला सेकंड वाला जो है उसको लगाने में फायदा है। अगर सेम मोमेंटम से एंटर कर गए तो सेकंड वाली एक्सप्रेशन यूज करने में बेनिफिट है। आप देख पा रहे हो कि अगर मैं सेकंड एक्सप्रेशन देखता हूं तो उसमें
P सेम है, B भी सेम है। अगर मैं सेम मोमेंटम वाली बात कर रहा हूं तो R इक्वल टू P बाय बी क्यू लगा दो ना यार, P तो सेम है, दोनों का सेम है, कट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड सेम में एंटर करें, ये भी कट जाएगा। तो मतलब R सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल चले गया, Q के, और यहां से आर पी बाय आर एल्फा इक्वल टू क्यू एल्फा बाय क्यू पी आ जाएगा। ओके, अब एल्फा पे चार्ज कितने, 2e है, इस पे कितने e है, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:1। देख, सेम वेलोसिटी से एंटर करे थे तो 1:2 आ रहा था, सेम मोमेंटम से एंटर करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। सिमिलरली कभी कभी वो कह देगा कि जी अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन या प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम एनर्जी। अब विद सेम एनर्जी बोलता है तो ये लगाने में फायदा है, R इक्वल टू √2me बाय बी क्यू है। सेम एनर्जी बोला तो एनर्जी कटेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कटेगा, 2 भी कटेगा, तो किसके साथ प्रोपोर्शनलिटी जा रही है, √m बाय क्यू के साथ। सेम एनर्जी है, √m बाय क्यू के साथ। अब यहां पर भाई आर पी बाय आर एल्फा करोगे तो m के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो एम पी बाय एम एल्फा रूट में इंटू क्यू एल्फा बाय क्यू पी। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन अगर 1 लेते हो तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 लेना है ना, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 है और चार्ज ऑन प्रोटॉन 1 है, वो 2e है 1 ही है। क्या आ गया आंसर, ये बन गया 1/2, ये बन गया 2/1, आंसर क्या आ गया 1:1 आ गया। सिमिलरली वो ये भी कह सकता है कि अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन enters a uniform magnetic field with same potential, ठीक है, they enter a uniform magnetic field when accelerated with same potential। तब बेटा ये वाला पार्ट कर कर इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आते रहेंगे, करने पड़ेंगे और आते ही रहेंगे। ओके, एक और कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन, इस पे मान लो मैंने पूछ लिया, वो कई बार कह देता है कि जी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, फिगर के साथ देगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ। क्वेश्चन की मैं बोल रहा हूं वैरायटी जो है वो अनलिमिटेड है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। नोट्स में लास्ट में यार बोर्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको रीड करते रहो। लास्ट में बोर्ड क्वेश्चंस आपके लगा रखे हैं, उनको रीड करते रहो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वैरायटी बहुत है, जितना हो सकता है चलो हम उतना दिखा देते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, देख वो कह देगा कि यार ये कोई आज का पार्ट भी टोटली कंसेप्चुअल सही है। वो कहेगा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं बोर्ड पर, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन बेटा जी। ओके, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा है और इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, गया। अब वो कहता है कि इसमें कुछ पार्टिकल्स एंटर करवा रहा है, वो नाम के साथ बता देते हैं कि कह रहा है जी यहां से एक न्यूट्रॉन एंटर करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, यहां पे एक प्रोटॉन एंटर करता है और यहां पर एक अल्फा पार्टिकल एंटर करता है। अब वो कह रहा है कि इनकी ट्रेजेक्टरी बनाओ, क्या शेप आएगी वो बनाओ, मतलब
पाथ फॉलो कैसा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में से जब ये गुजर रहे होंगे तो पाथ कैसा फॉलो करेंगे। यहां कई बार उसने पाथ दिए होते हैं, पाथ पहले बना रहे होते हैं, वो कहता है आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा न्यूट्रॉन है, कौन सा अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। ओके, अब यार न्यूट्रॉन को देखो, न्यूट्रॉन तो है न्यूट्रल पार्टिकल, उसमें कोई चार्ज वार्ज होता नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई असर वसर होना है नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर वसर नहीं होना तो सीधा निकलेगा, तो न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हमसे ट्रेजेक्ट्री मांगी थी, तो ट्रेजेक्ट्री मांगी थी तो ये सीधा निकलेगा, निकला सीधा। अब बचते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अब इनमें आपस में फर्क तो है ही है, सिमिलरिटी ये है कि सब पे चार्ज है, सब पे चार्ज है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स तो लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की ओर, ये जा रहे हैं इस प्लेन में, तो सबकी वेलोसिटी एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन 90 डिग्री पर है। मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे है सबकी वेलोसिटी। ओके, अगर 90 डिग्री वाला केस आ गया तो तीनों के तीनों ये तो निकलेगा सीधा पतली गली से। ये जो तीनों हैं इनका पाथ सर्कुलर होगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला केस है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और वेलोसिटी वेक्टर इनके सामने वाली डायरेक्शन में है, तो ये तीनों के तीनों सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। चलो, तीनों में सिमिलरिटी क्या है, सब पे चार्ज था, तीनों 90 डिग्री पे जा रहे हैं, ये सारे के सारे सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, घूम गए। अब फर्क कहां होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा हूं या इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो दोनों में चार्ज के नेचर का ही फर्क है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव से इनके घूमने की डायरेक्शन में फर्क पड़ सकता है, घूमने की डायरेक्शन में फर्क पड़ सकता है। मैंने आपको बोला था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका जो करस्पॉन्डिंग करंट है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगाऊंगा, वैसे तीन तरीके से निकाल सकते हैं, जो मर्जी लगाओ, लेकिन अभी फिलहाल मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता रहा हूं। ये बेटा इलेक्ट्रॉन जा रहा है सीधा, अब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जिधर जा रहा है करंट उससे उल्टा ले लेंगे। ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, ये जिधर जा रहे हैं करंट उसी डायरेक्शन में ले लेंगे। तो मैं एफ बी आई लगा रहा हूं, एफ बी आई लगा रहा हूं जी। बी तो है अंदर की तरफ, बी अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है सीधा, तो करंट सीधा नहीं उल्टा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट उससे उल्टा लेना पड़ेगा, उल्टा खड़े हो गए भाई हम, एफ बी आई। ठीक है, अब बी अंदर की ओर है और ये जो आई है ना, एफ बी आई, आई इस तरफ नहीं ले सकते, ये इससे उल्टा लेना पड़ेगा। तो एफ बी आई, बी अंदर और ये आई 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 गया उस तरफ, यानी थंब किधर चले गया, नीचे की तरफ, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन वो ऐसे घूमेगा नीचे की ओर, नीचे की ओर। समझो, फिर से देखो, एफ बी आई, लेफ्ट हैंड यूज करना है, एफ बी आई, बी इनवर्ट जा रहा है, यहां पे करंट इधर शो हो रहा था लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, करंट उससे उल्टा लेना पड़ेगा नेगेटिव होने के कारण, घुमाया 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 घुमाया, ये उधर चलेगा करंट, थंब गया नीचे। थंब नीचे का मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे की ओर लगना है, नीचे की ओर, नीचे तो देखो, तो इस पे जब ये एंटर कर रहा होगा तो फोर्स लगेगा नीचे की ओर। तो इसका जो सर्कल है ना, सर्कुलर पाथ तो होगा कुछ ऐसा होगा, ओके, नीचे की ओर, और इसका सर्कल कुछ ऐसे होगा, ओके, ऐसे घूमेगा। ओके जी, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें एफ बी आई, बी इधर, आई इधर ही है, थंब ऊपर लग गया, यानी इन पे जब फोर्स लगेगा तो ये बनाना तो इन्होंने भी सर्कुलर पाथ है, ये ऐसे घूमेंगे ऊपर की ओर,
ये भी ऐसे सर्कुलर पाथ बनेगा, ये भी सर्कुलर पाथ बनेगा। अब अगली बात, ये तो देख लिया किधर को घूमेंगे, ये सीधा निकलेगा, ये नीचे की ओर मुड़ जाएगा, ये ऊपर की ओर मुड़ेगा, ये भी ऊपर की ओर मुड़ेगा। अब अगली बात है यार, इनकी कर्व जो है, कर्व वो सेम रेडियस के होंगे कि अलग अलग होंगे? अब उसके लिए चेक करते हैं। R इक्वल टू क्या है? mv बाय BQ है। ओके, ये जब एंटर कर रहे हैं तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि दे आर एंटरिंग विथ सेम वेलोसिटी, मान लो दे रखा है। अब वो सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या ले ली हमने? सेम रख ली। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है। तो यहां से यार m बाई क्यू आ गया। इनके रेडियस का इसको तो भूल ही जाओ, नहीं तो सीधा निकल गया। इन तीनों के रेडियस का क्या निकाला जा सकता है? रेशियो निकाला जा सकता है। अब यार अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन की। और किसकी बात करूंगा? प्रोटॉन की। या किसकी बात करूंगा? अल्फा पार्टिकल की। इनके रेडियस निकाल के वहां से कर्व का अंदाजा हो जाएगा, किसका कर्व छोटा होगा, किसका कर्व बड़ा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत बहुत छोटा होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो E होता है। अगर प्रोटॉन की बात करूं तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है, नीचे क्या है? चार्ज ऑन प्रोटॉन E है। अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो ये मास ऑफ प्रोटॉन से इसका मास 4 गुना ज्यादा था। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इसका मास, अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी बात अपनी, अगर इसका मास m है प्रोटॉन का, तो इसका क्या था? 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना है अल्फा पार्टिकल पे? 2e है। अगर इन दोनों की बात करूं तो mp mp कट जाएगा। अगर ये r आ रहा है तो ये 2r आ जाएगा। ओके, अगर ये r आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा? 2r आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो भूल जाओ, क्योंकि उसका जो मास है वो एज कंपेयर टू, इसका जो मास है एज कंपेयर टू प्रोटॉन बहुत 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 कम है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, वो प्रोटॉन से तो क्या है? ज्यादा। ये 2r आ गया ना, प्रोटॉन से तो ज्यादा आ गया। लेकिन जो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ई सेम है, और इसमें ME मच लेस देन MP है। यानी रेडियस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो मच लेस देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो गया। और वैसे रेडियस ऑफ जो प्रोटॉन है वो अल्फा से क्या है? कम है। तो अल्फा का सबसे ज्यादा होगा, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ने घूमना था तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था। हमने चेक किया कि इलेक्ट्रॉन एक तो नीचे की ओर घूमा, ऊपर से वो छोटे से पाथ में घूम जाएगा। और अगर प्रोटॉन और अल्फा की बात करते हो तो अल्फा का रेडियस, अल्फा पार्टिकल का रेडियस प्रोटॉन से क्या शो करना है? हमने ज्यादा शो करना है। तो अगर प्रोटॉन का ये शो किया है तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस थोड़ा इससे ज्यादा शो करेगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, आपको बनाने के लिए आ सकता है। तो सिचुएशंस बेटा आती रहेंगी, कई तरह की सिचुएशंस हैं, ध्यान देते रहना है और काम थोड़ा बहुत करते रहना। पढ़ना पड़ेगा भाई, टोटली कंसेप्चुअल है, पढ़ना पड़ेगा। तो यार रेडियस वेडियस का कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद अब एक और बात सुनना, हेडिंग डालना लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, लॉरेंट्ज फोर्स। अब यार लॉरेंट्ज फोर्स हमने पढ़ लिया, सब कर लिया। ये जो अभी पढ़ रहे थे ना फोर्स, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये लॉरेंट्ज फोर्स ही कहलाता है। लेकिन वो नाम देकर के किताबों में लिखा होता है तो हमने भी लिख दिया लॉरेंट्ज फोर्स, ताकि आपके मन में ये ना कंफ्यूजन रहे कि भाई लॉरेंट्ज फोर्स क्या चीज़ है। हमने जो पढ़ा यार इतनी देर से सारा का सारा लॉरेंट्ज फोर्स ही था। पॉइंट ये है कि किसी भी
चार्ज पार्टिकल पर, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई भी बेटा चार्ज पार्टिकल है, इस पर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, तो लॉरेंट फोर्स क्या हुआ कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है ना उसको लॉरेंट फोर्स कहते हैं। यार इसको दो कैटेगरी में हम बांट देते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसमें दो फोर्स लग रहे हैं, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक लॉरेंट फोर्स होगा, Fe। कौन सा? इलेक्ट्रिक लॉरेंट्स फोर्स। वो आपको पता ही है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगता है? Q इंटू ई लगता है। ओके, और डायरेक्शन वगैरह तो हमें पता ही है कि इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन, नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। F इक्वल टू क्यू ई होता ही है, पता ही है। ओके, अगर इसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, Fm लिख देता हूं, ये क्या हो गया? मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का फार्मूला तुम्हें पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लगेगा Q इंटू V क्रॉस B लगता है। तो लॉरेंट फोर्स यानी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा वो ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा वो कुछ ये हो गया, Q इंटू वी क्रॉस बी, और ये हो गया Q इंटू ई। अब कई बार क्या हो सकता है, एक ही जगह पर दोनों फील्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकता है भाई इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करवा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रखा है, एक कोने में खूब सारा चार्ज इकट्ठा करके कर रखा है, एक कोने में मैग्नेट इकट्ठे करके कर रखे हैं, तो दोनों फील्ड आ सकते हैं। तो यार दोनों फील्ड भी हो सकते हैं। जब दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं तो जो उसमें टोटल फोर्स लग रहा है वो लॉरेंट फोर्स हो गया। तो दो तरह के हो गए, एक इलेक्ट्रिक लॉरेंट फोर्स, एक मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, और जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया जी? आपका लॉरेंट फोर्स हो गया। तो लॉरेंट फोर्स अगर दोनों ही दोनों प्रेजेंट हैं तो टोटल फोर्स जो है इसको लॉरेंट फोर्स कह देते हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रिक लॉरेंट फोर्स प्लस मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। ओके, तो टोटल लॉरेंट फोर्स क्या हो गया? QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। ओके, ये हो गया जी टोटल लॉरेंट्स फोर्स। ओके, F इज इक्वल टू QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। अब ये जो दोनों फोर्स हैं, देखो वेक्टर है सारा, जब ऐड होंगे तो यार ये ऐड भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कुछ ऐसी बन जाए, ये ऐड भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कुछ ऐसी सेट हो गई दोनों की, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। कुछ दोनों की डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती हैं कि ये अंडर रूट करके वो पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। मतलब ये वेक्टर एडिशन है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे इनको ऐड करना है। ओके जी, तो लॉरेंट फोर्स का कंसेप्ट ठीक है हुआ अपना। अब इस पे बेस्ड एक और पॉइंट लेकर आ रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, कई बार आ जाता है, कंसेप्ट समझने वाली बात है कि जी एक कंसेप्ट आएगा, आपकी बुक्स वगैरह में दे रखा होगा, नोट्स में भी दे रखा होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर। हेडिंग डाल लो, वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, एक नहीं कई तरह के चार्ज पार्टिकल हो सकता है आ रहे हैं, और
उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी है। मान लो एक बीम ऑफ पार्टिकल्स आ रही है यार, बीम ऑफ पार्टिकल्स आ रही है, ओके, रैंडमली किसी की वेलोसिटी कुछ है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन हमें एक सिस्टमैटिक एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल ही चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल ही चाहिए। तो हम एक कंसेप्ट लगाकर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी गिवन वेलोसिटीज में से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर कंसेप्ट कौन सा लगेगा, यही लॉरेंट फोर्स वाला कंसेप्ट लगेगा कि इलेक्ट्रिक लॉरेंट फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स भी लग रहा है, कुल मिला के उन पे नेट फोर्स जीरो लगवाएंगे। देखते हैं, हेडिंग डालो, ऐसे समझ में नहीं लगेगा, स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही समझ में लगेगा। तो अगली हेडिंग क्या डलवा दी जी हमने आपकी, वेलोसिटी सिलेक्टर। ध्यान देना, बड़े काम की चीज है, आ जाता है इस पे क्वेश्चन। ओके, वेलोसिटी सिलेक्टर हेडिंग डाल लेना। ओके, तो हमने हेडिंग डाली वेलोसिटी सिलेक्टर। एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, एंड होते होते समझ में लगेगा भाई, पहले पॉइंट से नहीं समझ में लगना शुरू हो जाना, एंड होते होते समझ में लगना शुरू होगा। हाँ, नोट करते जाना, कोशिश करते रहना। तो हमने हेडिंग डाली है भाई, यहां डालते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, अब यार वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने बोला एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लो इस जगह पे हमने ये एक रीजन ऑफ क्या क्रिएट करवा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट करवा दिया। ऊपर वाली प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज है। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। मान लो हम अब इस रीजन में एक चार्ज पार्टिकल एंटर करवाते हैं, एंटर करवाया। ओके, जिस पे चार्ज कितना है, Q है, और जिसकी स्पीड कितनी है, V है, सामने की ओर जा रहा है। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव मान लो। चलो यार, हम चाहते हैं कि ये सीधा निकल जाए, मुड़े ना, सीधा निकल जाए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेगा पॉजिटिव वाला चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको नीचे की ओर मोड़ेगा, क्योंकि जब ये इसमें एंटर कर रहा है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पे नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, Q इंटू ई लगेगा ही लगेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है भाई, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नीचे की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्शन होनी है, तो इस पे नीचे की ओर क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, मुड़ना शुरू हो जाएगा। ये यहीं पे मुड़ना शुरू हो जाएगा, फोर्स नीचे की ओर लगेगा, ये ऐसे करके मुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे कोई फोर्स ना लगे और ये सीधा निकल जाए, टेंशन फ्री, सीधा निकल जाए, मुड़े ना। लेकिन ये तो मुड़ेगा, इस पे नीचे की ओर जैसे एंटर कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना फोर्स लगाना शुरू कर दिया था नीचे की ओर, तो ये तो मुड़ेगा, क्योंकि इस पे हर पल नीचे की ओर तो फोर्स लग ही रहा है। अब हम चाहते हैं सीधा निकले, उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। ये क्लियर है कि इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। यार अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा दूं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा दूं कि जो इस पार्टिकल पर
ऊपर की ओर फोर्स लगवाए, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। QE जो है कैसा फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक वाला है। QE लगना ही था, इसे सीधा निकलना था, सॉरी नीचे मुड़ना था, लेकिन हम चाहते हैं कि सीधा निकले। उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प चाहिए। हमने मैग्नेटिक फील्ड को बोला कि यार जो नीचे फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस कर दे ताकि मैं सीधा निकल जाऊं, इसको काट ताकि मैं सीधा निकलूं। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प ली। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से सेट हमें करना पड़ेगा, या मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से सेट होना पड़ेगा कि जो फोर्स है ना मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ जाए। पहली बात तो जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो BQV sin थीटा होता है। ओके, थीटा 90 डिग्री सेट करते हैं हम ताकि कितना फोर्स लगे, BQV लगे, 90 डिग्री पे लगाएंगे। और ये कितना है, Q इंटू E है, यहां से कट जाएगा, यहां से B इक्वल टू क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू E बाय V आ जाएगा। ठीक है, B किसके इक्वल आ जाएगा, E बाय V। तो जब मुझे पता है कि मैं V वेलोसिटी से जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, मैं V वेलोसिटी से जा रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बोला कि यार मेरी हेल्प कर, बचा मेरे को, मैं नीचे नहीं मुड़ना चाहता, सीधा जाना चाहता हूं। तो पहली बात मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना लगेगा, वो यहां से निकल जाएगा क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। BQV इक्वल टू QE होना चाहिए, यहां से Q कट गया। तो यहां से पहली बात तो ये पता लग गई कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी चाहिए, E बाय V चाहिए। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना था वो देख लिया हमने, और वेलोसिटी जितनी थी दोनों को डिवाइड करके पता लग गया इतने टेस्ट लगा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। अब कुछ तो बताना पड़ेगा ना। इसने बोला मेरे को बचा भाई, मैं सीधा जाना चाहता हूं, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प मांग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा यार कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, बोलेगा हाँ इतनी वेलोसिटी से जा रहा हूं। और कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है तू, वो कह रहा है इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड को पता लग गया कि हाँ ठीक है, मुझे इतनी वैल्यू लेकर आना है, तब मैं बचा पाऊंगा उसको। ओके, वहां से वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब अगली बात वो ये भी पूछेगा कि यार किस डायरेक्शन में जा रहा है तू, वो बोलेगा सीधा जा रहा हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन, तुझे किधर को खींच रहा है, वो बोलेगा नीचे को खींच रहा हूं। तो उसने हिसाब लगाना है मैग्नेटिक फील्ड ने कि यार मैं इसको ऊपर की ओर कैसे फोर्स लगा पाऊंगा। अब सोचो, सिचुएशन ये है कि मुझे फोर्स चाहिए ऊपर की ओर, पार्टिकल है पॉजिटिव तो करंट है आगे की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर सेट करना पड़ेगा, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, FBI। अब यहां पर मुझे फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, किधर फोर्स लगाऊं, नहीं सॉरी, फोर्स की डायरेक्शन पता है कि ऊपर की ओर लगाऊंगा तब बचा पाऊंगा। तो फोर्स ऊपर की ओर लगाना है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्लियर है क्योंकि उसे बताया था यार इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर लग रहा है। तो फोर्स क्लियर है किधर लगाना है, पार्टिकल किधर जा रहा है ये भी क्लियर है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो जिधर जा रहा है उधर करंट ले लेंगे। तो फोर्स पता है FBI है ना, फोर्स पता है कि मुझे किधर लगाना है, ऊपर की ओर लगाना है FBI। और I भी मुझे पता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यार पार्टिकल इधर जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिधर जा रहा होता है वही करंट की डायरेक्शन लेनी पड़ती है। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, फोर्स इधर लगना चाहिए तभी बचेगा ये। तो फील्ड कितना चाहिए यहां से मिल गया, किधर को चाहिए वो सेट हो गया, कर देते हैं। फोर्स चाहिए ऊपर की ओर, ठीक है, FBI। देखो I इधर आ रहा है, फोर्स ऊपर चाहिए, तो ये B वाली उंगली अंदर की ओर जा रही है ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहां से निकली और यह भी पता लग गया कि लगाऊं किधर को, किधर लगाना पड़ेगा भाई, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, शायद समझ में लग गया होगा, मैंने बोला था अंत तक आते आते समझ में लगता होता है ये टॉपिक। ओके, तो मान लो ये सिचुएशन है, तो अब इस सिचुएशन में
मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, बी, FBI, बी। करंट इस तरफ लेना पड़ेगा, थंब ऊपर गया तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो तो ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नीचे लग रहा था। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर कहीं ये वाली कंडीशन फिट हो रही है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। अब इस सिचुएशन में जब चार्ज पार्टिकल आएगा तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नीचे ले जाना चाहता था, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमने उसको बैलेंस करवाया। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, सिचुएशन दूसरी आ जाती कि एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसको ऊपर घुमा रहा है, ऊपर लग रहा है ना, ऐसे घुमा रहा है। ये फिर दुहाई देगा किसके पास जाके, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाके कि यार वो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को ऊपर की ओर घुमा रहा है, मैं सीधा जाना चाहता हूं, बचा मेरे को। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करना पड़ेगा कि भी हम पहले सोचेंगे ओहो इलेक्ट्रिक फील्ड B इंटू वी है, बी दिया हुआ, वी दिया हुआ, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और डायरेक्शन इसके हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। मतलब ये कि दोनों एक दूसरे के फील्ड को काट सकते हैं। अच्छा, अगर यहां पे फील्ड उल्टा लगा दिया मैंने तो दोनों एक दूसरे की हेल्प भी कर देंगे। यहां पे अगर आउटवर्ड वाला होता तो ये फोर्स भी नीचे आता, दोनों मिलकर इसको घुमाते। ओके, यहां पे तो दोनों दुश्मनी है, एक ऊपर ले जाके नीचे ले जाके बच जाएगा बीच वाला। ओके, अगर कहीं ये दोनों फील्ड मिल गए तो अच्छी तरह घुमा देंगे इसको, दोनों मिलकर एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ओके, तो ये सिचुएशन है, आपको समझनी पड़ेगी। इस पे बेस कंसेप्चुअल से न्यूमेरिकल वगैरह आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखना इनको। एक तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि B इक्वल टू E बाय V या E इक्वल टू V इंटू B या V इक्वल टू E बाय B, एक तो ये याद होना चाहिए। अब हमने हेडिंग डाल रखी है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर का यहां पर क्या कंसेप्ट आ रहा है। अब वेलोसिटी सिलेक्टर में मैं बोल रहा था कि मान लो, ये नोट हो गया होगा आपका कि वेलोसिटी सिलेक्टर में मैं बोल रहा था कि मान लो बेटा हमारे पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बीम ऑफ प्रोटॉन है या बीम ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल है। यार यहां पर एक बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज के पार्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल ही चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं। तो पहले तो इकट्ठे आ रहे हैं, तो अगर मैंने वेलोसिटी सिलेक्ट करनी है, मैं ऐसे करके एक रीजन क्रिएट करूंगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगवाऊंगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लगवा दूंगा, और सिचुएशन कुछ ऐसी सेट करूंगा जैसे मान लो मुझे पता है बी क्यू वी इक्वल टू क्यू इंटू वी लगता होता है, ठीक है। बी क्यू वी इक्वल टू क्यू इंटू वी, यहां से वी इक्वल टू क्या आएगा, वी इज इक्वल टू बी क्यू वी इक्वल टू क्यू इंटू ई। यार क्यू क्यू कट जाएगा, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बाय बी। अब मान लो मुझे वी वेलोसिटी चाहिए, मुझे 100 मीटर पर सेकंड के पार्टिकल ही चाहिए, लेट। तो मुझे अगर v वेलोसिटी चाहिए तो मैं e और b की वैल्यू कुछ ऐसी सेट करूंगा कि v के इक्वल आ जाए। मान लो तो मैं e 100 न्यूटन पर कूलम कर दूंगा और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला सेट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, सिर्फ 100 मीटर पर सेकंड, v 100 आ रही है ना, 100, सिर्फ 100 मीटर पर सेकंड वाले जो हैं उन्हीं पे ये कंडीशन लगेगी, ये वाली। और ये कंडीशन क्या है कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ 100 मीटर पर सेकंड वाले पे ये कंडीशन लगेगी। यानी सिर्फ 100 मीटर पर सेकंड वाले पे ही नेट फोर्स 0 आएगा, यानी वही सीधा निकलेगा, बाकी सारे मुड़ जाएंगे क्योंकि उन पे नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। कोई ऊपर मुड़ जाएगा, कोई नीचे मुड़ पाएगा, बाहर सिर्फ कौन से निकलेंगे, जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, v इक्वल टू ई बाय बी को। तो यार इस तरीके से इस कंसेप्ट को वेलोसिटी या वेलोसिटीज सिलेक्ट करने के काम में लाया जाता है। तो बेटा जी ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल सा पार्ट चल रहा था
इसको करो, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करो, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर एक बड़ा सा टॉपिक आएगा, साइक्लोट्रॉन। ओके, वो एज इट इज एग्जाम में आ जाता है यार, पक्का 100% क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन है कि एग्जाम में इस चैप्टर में से साइक्लोट्रॉन पे तो कुछ ना कुछ आना ही होता है। कई बार तो सीधा 3 नंबर 5 नंबर में ही साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट वी विल टेक अप साइक्लोट्रॉन। उससे पहले ये छोटी मोटी बातें थी, उसको कवर अप करो, न्यूमेरिकल करो, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।